सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनुपमा कपूर में। और बच्चों, आप सभी प्रथम सत्र की परीक्षा से तो निवृत्त हो चुके और अब द्वितीय सत्र की तैयारी चल रही है। तो इस तैयारी में आपके लिए अत्यंत सहायक साबित हो सकता है एक अच्छा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर, जो कि द्वितीय सत्र के लिए जारी किया गया है। और इस प्रश्न पत्र को हम ध्यान से देखेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि आपकी परीक्षा में कहाँ कहाँ पर आपको विकल्प प्राप्त होंगे, आपको किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है और कौन सा प्रश्न कितने अंकों का आने वाला है। इस प्रश्न पत्र के दो भाग हैं, खंड अ और ब। भाग एक वीडियो में मैं खंड अ पर ध्यान केंद्रित रखूंगी और दूसरे भाग में खंड ब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, ये है आपके सामने सीबीएसई द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 21-22 के लिए जो है, यानी सैंपल पेपर, जो कि हिंदी इलेक्टिव के लिए सीबीएसई ने दिया है। 40 अंक का यह पेपर है और 2 घंटे का ही होगा। इसमें शुरू में सामान्य निर्देश हैं। पहले एक बार मैं आपको ये पूरा प्रश्न पत्र दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें 9 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 खंड हैं। 2 खंडों में ये प्रश्न पत्र विभाजित है और प्रश्नों के बीच में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। और इस प्रश्न पत्र को देख करके यदि आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह 3 पृष्ठ का प्रश्न पत्र है। फिर हम बारी बारी से हर प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे, परंतु जो रचनात्मक लेखन से संबंधित भाग है, प्रश्न संख्या 1 और 2, जिसमें अप्रत्याशित लेखन और दूसरा पत्र वाला जो भाग होगा, उस पर पूरी तरह से यहाँ पर चर्चा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उनके केवल संकेत बिंदु आपको बता दूंगी और आप उनका स्वयं ही विस्तार कर पाएंगे। यदि फिर भी आपको आवश्यकता अनुभव हो कि इनके लिए आपको पूरा पूरा वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं खंड क के इन प्रश्नों पर, यानी अप्रत्याशित विषयों पर जो लेखन है, रचनात्मक लेखन और साथ ही पत्र, इससे संबंधित अलग से एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगी। तो चलिए बच्चों, आपने ये निर्देश तो देख ही लिए होंगे और इन निर्देशों को देख लेने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन, जो कि 5 अंक का है और 150 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब और विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है। तो बारिश की वह सुबह में आप क्या बता सकते हैं? कुछ संकेत समझ लीजिए कि प्रातःकाल उठने पर जब आपने वह बारिश होती हुई देखी तो आपका मन मचल उठा, आप बाहर गए और आपने देखा झमाझम बारिश हो रही है। उसमें कुछ और बातों पर जहां आप विस्तार दे सकते हैं कि चारों तरफ पानी भर गया और यातायात में रुकावट आई, यातायात आवागमन रुक गया, कहीं कहीं कीचड़ इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ बारिश की उस सुबह के अपने अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। ऐसे ही जो दूसरा है, मेरे बगीचे में खिला गुलाब, इसमें आप बता सकते हैं कि उस खिले हुए गुलाब को देख करके आपको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आपकी मेहनत, आपका परिश्रम फलीभूत हो गया हो और उस गुलाब के सुर्ख रंग ने आपके मन को प्रफुल्लित कर दिया। आपका हृदय किस प्रकार के भावों से भर उठा और आपने आगे के लिए क्या निश्चय किया कि मैं और अधिक फूल उगाऊंगी या उगाऊंगा। तो इस तरह से आप विस्तार कर सकेंगे। और विद्यालय में मेरा प्रिय कोना, तो इसमें आप बता सकते हैं कि
विद्यालय के अंदर कक्षा में मैं प्रायः एक कोने में बैठता हूँ या बैठती हूँ और उस कोने से मुझे श्यामपट्ट भी स्पष्ट नज़र आता है। मैं अपने अध्यापक का बताया हुआ अच्छे से समझ सकता हूँ और साथ ही साथ मुझे खिड़की के बाहर का नज़ारा भी दिखता है। जब कभी मुझे एक रास्ता सी महसूस होती है, ऊब महसूस होती है, तो मैं बाहर भी नज़र डाल लेता हूँ, जिससे कि मुझे दोबारा से पढ़ने का मन हो जाता है और मेरा मन वापस पढ़ाई में लग जाता है। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा विस्तार कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न पत्र से संबंधित। इसमें आपको अच्छे से मालूम है कि आपकी परीक्षा में केवल औपचारिक पत्र ही पूछे जाने हैं। तो पहला जो औपचारिक पत्र है वह तो है समाचार पत्र के संपादक से संबंधित। आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 5 अंक का है बच्चों। संपादक के नाम जो पत्र होता है उसका एक प्रारूप निश्चित है और इस पर भी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसमें रुचि जागृत करने के कुछ बिंदु क्या हो सकते हैं, जैसे विद्यालयों में निश्चित खेल कालांश होना और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करना, उन्हें पुरस्कृत करना, उन्हें परीक्षा में कुछ विशेष अंक प्रदान करना और आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ रियायतें, कुछ छूट भी दी जाना। तो इस तरह से ये आप रुचि जागृत करने से संबंधित अपने सुझाव वहाँ पर दे सकेंगे। और यहाँ अथवा के बाद जो दूसरा है, आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बद्रप्पा हैं। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यह भी औपचारिक पत्र है जिसका प्रारूप आपको मालूम ही है। और इसमें सुझाव क्या हो सकते हैं कि जैसे पार्क में छोटे छोटे सुंदर पौधे लगाए जाएं और चारों तरफ चारदीवारी कर दी जाए ताकि आवारा पशु उसमें ना घूमते रहें, और साथ ही घास की कटाई नियमित रूप से हो, उसका रख रखाव उचित तरीके से हो पाए। तो इस तरह आप कुछ सुझाव इसमें शामिल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। और यह प्रश्न जो है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से संबंधित है। आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा में कहानी नाटक से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाना है। तो 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहानी से संबंधित है, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है, और अथवा करके ये नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है। तो जो पहला प्रश्न है, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है, इसमें आप बता सकते हैं कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। हर पात्र का अपना अपना स्वभाव होता है और उससे संबंधित जानकारी हमें कहानीकार चरित्र चित्रण करते हुए बताता है, क्योंकि उसका स्वभाव हमें या तो कहानीकार के बताए हुए वर्णन से पता चलता है या फिर पात्रों के क्रियाकलापों से पता चलता है। तो इस प्रकार चरित्र चित्रण का जो सरल तरीका है वो ये है कि लेखक पात्रों की विशेषताओं का बखान स्वयं करे। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहानी पढ़ी है दूसरा देवदास, और दूसरा देवदास में जो संभव है उसके लिए ममता कालिया जो लेखिका हैं, ममता कालिया, उन्होंने स्वयं कहा कि संभव का इस प्रकार की चीज़ों में नियमित विश्वास तो नहीं था, उसकी नियमित आस्था तो नहीं थी, परंतु नानी ने कहा था इसीलिए वह हर की पौड़ी पर आया था। इस प्रकार पात्रों के कार्य के द्वारा भी उसका चरित्र चित्रण स्वयं हो जाता है और उसके स्वरूप,
तथा स्वभाव का वर्णन किया जाता है और दूसरे पात्र के माध्यम से भी कई बार कहानीकार किसी अन्य पात्र का चरित्र चित्रण करवा देता है। आगे बढ़ते हैं। अथवा के बाद जो प्रश्न दिया गया, नाटक क्या है और यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है, यानी नाटक पहले लिखा जाता है और फिर उसे दर्शाया जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर के वह संपूर्ण बनता है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। कहानी से इसकी जब हमें भिन्नता बतानी है तो हम क्या बता सकते हैं कि कहानी का संबंध तो लेखक और पाठक से है, लेकिन नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक और भी अन्य अनेक लोगों से होता है। और दूसरा अंतर क्या होगा? कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है, जबकि नाटक को देखा जाता है, उसे तो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है। तो इस प्रकार आप जब 2 अंक का यह अंतर और 1 अंक का नाटक का अर्थ स्पष्ट करते हैं तो 3 अंक का प्रश्न आपका ये पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख भाग है, समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। तो इसमें समय का बंधन, आप जानते हैं कि यह नाटक की रचना प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और इसीलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। नाटक को हमेशा ही वर्तमान काल में मंचित होना होता है, संयोजित होना होता है, यानी दिखाया किस में जाएगा? वर्तमान काल में, भले ही वह नाटक भूतकाल का हो या फिर भविष्य काल की रचनाओं पर आधारित हो। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना है और इसीलिए साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास या कविता से यह भिन्न है और इन्हें पढ़ते हुए, सुनते हुए हम बीच बीच में रुक भी सकते हैं और कुछ समय बाद यदि चाहें तो वापस वहीं से शुरू भी कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक को तो यदि बीच में रोक दिया गया तो उसकी तारतम्यता बिगड़ जाएगी, तारतम्यता भंग हो जाएगी और नाटककार को इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना को घटित होते हुए देख सकते हैं, कहीं उन्हें ऊब ना महसूस होने लग जाए। और इसीलिए नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो और यही समय का बंधन है। अथवा के बाद वाला देखिए, कहानी का कथानक क्या होता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कथानक जो है ये कहानी का केंद्र बिंदु होता है, तो मतलब कहानी के केंद्र बिंदु को हम कथानक कहते हैं। यह कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम दूसरा देवदास कहानी की ही बात करें तो ममता कालिया द्वारा रचित यह कहानी कई पृष्ठ की है, परंतु यदि हम इसके कथानक की बात करें तो बहुत ही संक्षेप में 8-10 पंक्तियों में बता सकते हैं कि इसमें नायक संभव है, नायिका पारो है और नायक वहाँ हर की पौड़ी पर जाता है जहाँ उसकी पारो से मुलाकात होती है, उसके मन में प्रेम जागृत होता है और वह उसको ढूंढता फिरता है और अंत में जब वह उसे देख लेता है तो वह अपना नाम पूछे जाने पर संभव देवदास नाम बताता है। यानी बहुत संक्षेप में हम 10-12 पंक्तियों में ही इसका कथानक स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर
कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा माना जा सकता है। जैसे कि मकान बनाने के लिए पहले नक्शा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहानी लिखने के लिए पहले कथानक के रूप में एक सूत्र लिया जाता है, फिर उसे विस्तार दिया जाता है। यह विस्तार कल्पना के आधार पर भी हो सकता है और किसी वास्तविक घटना के आधार पर भी। तो प्रायः कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत ये 3 भाग होते हैं और तब जाकर के कथानक का पूरा स्वरूप निर्धारित होता है। कथानक में इसके अनेक तत्व भी रहते हैं, इससे कहानी रोचक बनी रहती है और कथानक की पूर्णता की शर्त ये होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसका उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 3-3 अंक वाले 2 प्रश्नों में से एक करना होगा और 2-2 अंक वाले भी 2 प्रश्नों में से एक करना होगा। तो पहले देखिए 3 अंक वाले कौन से पूछे गए। माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। तो आप यहाँ पर अपने विचार देने वाले हैं। मैं फिलहाल यहाँ अपना विचार बता देती हूँ। भले ही ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य लेखन में अंतर है। पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर लिखा गया लेखन है, और इसके विपरीत साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। कविता, कहानी, उपन्यास ये सभी साहित्यिक लेखन है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है और पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल, सहज व रोचक होती है। और अथवा वाला देखिए, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है और समाचार जो हैं वे प्रायः अखबारों में पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या फिर रिपोर्टर कहते हैं। और समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं और उस शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है और उसके बाद के अनुच्छेद में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना और तथ्य दिए जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार समाप्त नहीं हो जाता। तो इस प्रकार समाचार में 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आई। आप आधा प्रश्न पत्र आसानी से कर ही सकते हैं और बाकी का आधा करने के लिए भाग 2 भी देख लीजिए, तो आप इस प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप यह मुझे अवश्य बताइएगा कि जो मैंने संकेत बिंदु दिए उसके आधार पर आप स्वयं रचनात्मक लेखन का विस्तार कर पा रहे हैं या नहीं। प्रश्न संख्या 1 और 2 आप स्वयं कर लेंगे या आपको उस पर भी वीडियो की आवश्यकता है, आप यह मुझे अवश्य बताएं। और यदि कोई बात नहीं समझ में आई तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी का आधा प्रश्न पत्र देखने के लिए जल्दी से भाग 2 वाले वीडियो पर भी क्लिक कीजिए और देख लीजिए। और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उससे पहले कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ सकें, कर सकें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी और अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।